हाँ जी, बोहर एटॉमिक थ्योरी पे जो बेस्ड है फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। एनर्जी के हमने 3 फॉर्मूलाज किए हैं, बताइए मुझे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो तभी गिनी जाएगी, तभी काउंट होगी जब वो उस स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं En। आप मुझे बता दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आया था, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आया था। और अगर मैं जूल में पूछूं, जूल पर एटम में कितना आया था, माइनस 21.8 माइनस 19। अगर कहीं पे माइनस 18 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 10 वो नीचे लेके गया, 2.18 लिखा है फिर उसमें। क्लियर है। पावर कहीं पे डिफरेंट मिल रही है बुक में तो एक बार इसको भी देख लेना, ये भी पक्का चेंज होगा। इंटू जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर जूल पर एटम। और एक और वैल्यू आई थी हमारे पास, माइनस 1312 जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये पर मोल के लिए थी, वो एक एटम के लिए है, ये पूरे मोल के लिए है। एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये पूरे मोल की है और ये एटम की है। अब ध्यान दीजिए, उसने क्या पूछा हमसे, कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव। कहीं पे उसने मोल की बात करी है, नहीं करी। एक एटम के लिए पूछा गया आपको, एक हीलियम एटम, हालांकि एटम नहीं है, क्या बन चुका है, आयन, क्योंकि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो हम यूज कर लेते हैं ये वाली वैल्यू अगर जूल के अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए जेड की वैल्यू बताइए मुझे, हीलियम के लिए कितना पुट करेंगे हम, जेड एटॉमिक नंबर है, कितना पुट करेंगे हम, 2 पुट करेंगे। उसके बाद एन की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है तो एन की वैल्यू पुट करेंगे हम 1। तो वैल्यू बन जाएगी E1 इज इक्वल टू माइनस 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड की वैल्यू कितनी पुट होगी, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1। तो ये सारी वैल्यू सॉल्व कर लेना और यूनिट्स लिख देना जूल पर एटम। अगर आपको वैल्यू लग रही ज्यादा तो कहा है 10⁻⁻19 है। अगर आप किलो जूल में करना चाहते हो तो 1000 से और डिवाइड कर देना, वो बन जाएगा किलो जूल। ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से वापस उसको खींच के लेके आ रहा है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी होती 0, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस की तरफ आता है एनर्जी रिलीज होती जाती है, स्टेबिलिटी वो गेन करता जाता है। क्लियर है। स्टेबिलिटी क्या करता है, गेन। अगर कोई एटम, किसी एटम के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है और मान लेते इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा है, तो जैसे ही वो न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है और एक पड़ा है यहाँ और एक पड़ा है यहाँ। मान लीजिए, सपोज करने के लिए कह रहा हूँ, हीलियम पॉजिटिव में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे भाई, हीलियम में कितने हैं, 2 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 लॉस कर दिया, बचा 1, और उसके लिए अपन ये सब कुछ कर रहे हैं। क्लियर है। अगर अब मैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने की बात करूं, इसको इजेक्ट करवाना हो और इसको इजेक्ट करवाना हो, बाहर निकालना हो, तो कौन आसानी से निकलेगा, ये वाला, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, इसकी न्यूक्लियस के साथ अच्छी अट्रैक्शन है, इसको निकालना आसान है, मतलब ये स्टेबल है। और स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सली होते हैं।
अगर किसी इंसान की एनर्जी ज्यादा है तो किसी न किसी के साथ लड़ाई करेगा, वो स्टेबल क्या है, कम। और किसी की एनर्जी कम है तो वो स्टेबल है, ज्यादा है। रिएक्टेंट्स, उनकी एनर्जी अगर ज्यादा है तो रिएक्ट करेंगे और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं जो क्या है, स्टेबल है। क्लियर है? इसीलिए नेगेटिव सिंबल आता है। जैसे जैसे वो इसकी तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर देगा और स्टेबिलिटी गेन करता जाएगा। अगर ये गेन करना है तो ये लॉस करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या है, उसको ग्राउंड स्टेट से उठा के कहाँ लेके जाना है, सेकंड, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड या फिर सेकंड एनर्जी लेवल। अगर मैं इसकी बात करूं, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसको क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल। ये क्या है, सेकंड एनर्जी लेवल, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड एनर्जी लेवल है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर है यहाँ, इसको उठा के लेके जाना है यहाँ पे। तो जो उसके लिए एनर्जी चाहिए वो कितनी होगी, जितना इनके बीच में गैप है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, En इज इक्वल टू माइनस। अब आप किलो जूल वाला करते हो तो भी ठीक है, किलो जूल पर मोल वाला, जूल पर मोल वाला करते हो, सॉरी जूल पर एटम वाला या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला, सारी इक्वेशन आपकी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं करेगा। क्लियर है? तो अगर आप ये फार्मूला यूज कर, हाँ अगर स्पेशली बोल दिया जाए, पीछे लिख दे वो कि कैलकुलेट करो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, फिर आपको उसी के अंदर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब नहीं लिखा तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। पर एटम जेड कितना पुट करेंगे, हाइड्रोजन की बात हो रही है, जेड वन का स्क्वायर 1, E1 कितना बनेगा फर्स्ट के लिए, 1 का स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड की तो माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 4 कितना आएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए एनर्जी गैप कितना है, E2 माइनस है E1, E2 माइनस है E1, कितना बनेगा, माइनस 3.4 माइनस 13.6, ये हो जाएगा माइनस 3.4 प्लस 13.6, ये आ जाएगा प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। पर एटम के लिए है, पर मोल के लिए बनाना हो तो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड होगा, लेकिन ये खुद डिवाइड में है तो वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा के बाहर लेके जाना है आपको। ये थी एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन होती है यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसको इजेक्ट करवा के यहाँ ले जाना है बाहर। कितने डिस्टेंस मानेंगे, इनफाइनाइट। क्या मानेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाना है। वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड चैप्टर में आएगा डिटेल में।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर आप आयोनाइजेशन एनर्जी? ई इन्फिनिटिव माइनस E1, यही होगा ना। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ई इन्फिनिटिव माइनस E1। ई इन्फिनिटिव कितना? इन्फिनिटिव इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? 0 माइनस E1 कितना है? कितना? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस आएगा, प्लस आएगा। ध्यान रख लेना यूनिट्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे तो जरूरी नहीं आपको यही यूनिट्स होंगे। किलो जूल के अंदर किलो जूल पर मोल भी हो सकते हैं, जूल पर मोल भी हो सकते हैं, जूल पर एटम भी हो सकते हैं। इसको जूल पर एटम बनाना है, कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गया? जूल पर एटम, जूल पर एटम। किलो जूल बनाना है 1000 से डिवाइड कर देना। पर एटम का पर मोल बनाना है, 1 मोल में एटम कितने हैं? 6.022 एटम्स। तो 1 एटम में मोल कितने होंगे? 1/6. यही होंगे ना? अब एटम है कहाँ पे? डिवाइड में, डिवाइड में लिख सकते हैं ना एटम यहाँ पे, और 1 एटम की जगह ये लिखेंगे, और ये खुद डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है। तो डिवाइड के डिवाइड वाला कहाँ जाता है? यहाँ आ जाएगा पर मोल, डिवाइड बाय मोल। लेकिन ये 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है सभी को? किलो जूल में करना है, 1000 से और डिवाइड कर देना, 1000 मीन 10⁻3, ऊपर जाके माइनस क्या बना? -20। अब इस सारे को सॉल्व कर लेना। क्लियर है? इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन इनका कर सकते हैं। आगे देखो, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन पूछ रहा है वो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। बाल्मर के लिए एक चीज तो फिक्स है, N1 तो होने वाला है 2। अब N2 आपको सिलेक्ट करना है, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, एंड सो। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, एनर्जी लेवल है इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर मान ले। आना 2 तक है उसने, 3 से वापिस 2, 4 से 2 आ सकता है, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2 आ सकता है, या फिर 8 से 2 भी आ सकता है। हालांकि इतने होते नहीं, 8 तक नहीं होता, 7 तक ही होता है। तो आप एक बार 7 तक ही बना लेते हैं। अब ये देखिए, इस तरफ एनर्जी लेवल है 7 और सेकंड, इनका एनर्जी गैप क्या है? सबसे ज्यादा। और E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास है? एच न्यू। न्यू क्या होता है? C/λ। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ है कम, लेकिन हमें चाहिए वेवलेंथ लॉन्गेस्ट, मतलब हमें एनर्जी चाहिए सबसे कम। और सबसे कम गैप किनका है? इन दोनों का। N1 फिक्स है, तो N2 कितना ले कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आए? 3। बस बात खत्म। तो इसके बाद आप वैल्यूज पुट कर दो। कितनी पुट करोगे? N2 3। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। RH, RH क्या होता है? RH कहते क्या इसको? रेडबर्ग कांस्टेंट।
और पीछे क्या आता है जेड स्क्वायर, लेकिन हाइड्रोजन एटम है तो Z1 1 का स्क्वायर। आर की वैल्यू 109,678 1 बाय N1 कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 109,678 इंटू एलसीएम आ जाएगा 36 और ऊपर बच जाएगा 5। सारे को सॉल्व कर लेना, यूनिट्स क्या आएंगे सेंटीमीटर। क्या ये आंसर आ गया, यस और नो? नहीं आया, कैलकुलेट क्या करना है और ये आया क्या है, हमें क्या करना है, इसको जो भी आंसर आएगा उसका आपको क्या करना है रेसिप्रोकल। मान लीजिए सॉल्व करने पे एक्स वैल्यू आ रही है, उसको क्या कर दोगे 1 बाय सॉल्व कर लेना, आप कैलकुलेटर होगा आपके पास, सॉल्व कर लेना इसको। क्लियर है, जो भी वैल्यू आएगी ध्यान रखना, और ये यूनिट्स भी सेंटीमीटर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना छोड़ देते हो, आप अपनी तरफ से सही करके आए हो लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है वेवलेंथ, और हम निकाल के आएंगे वेव नंबर। हमें लैम्डा करके करना है इसको, जो भी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देना, 1 बाय कर देना, यूनिट्स भी चेंज हो जाएंगे। देखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन या फिर डी ब्रोगली कंसेप्ट। ये डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों ऐसे कंसेप्ट हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी है। क्या रखी है, क्वांटम मैकेनिक्स की नींव, बेसिस है ये। इनकी वजह से ही आगे क्वांटम मैकेनिक्स का अराइज हुआ है। क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कैसे रिवॉल्व करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर तो फिर नहीं रहेगा। क्लियर है, तो फिर कंसेप्ट आता है 3 डायमेंशनल स्पेस का, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। तो ये दोनों कंसेप्ट हैं, डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिनकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का अराइज हुआ। तो पढ़ते हैं क्या कहता है ये। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट ये क्या कहता है कि मैटर का ड्यूल नेचर होता है। मैटर के अंदर पार्टिकल नेचर भी, अगर वो पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। क्लियर है, इसको हम ये भी कह देते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। क्या कहते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, रेडिएशन नेचर भी है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट, मैटर हैज ड्यूल नेचर, दैट इज particle nature as well as वेव नेचर। पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, अब अगर उसका पार्टिकल नेचर है तो उसके लिए एनर्जी जो होगी पार्टिकल के लिए हम लेके चलते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। किसके अकॉर्डिंग है, आइंस्टाइन के। तो इसने कॉपी करी है आइंस्टाइन की, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन फॉर वेव नेचर। अगर वेव नेचर है तो एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है, ये किसने बताया था कि लाइट डिसकंटिन्यूस होती है
और पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती है। एक पैकेट को आप फोटोन कहते हो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो अगर मैटर का ड्यूल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए? मैथमेटिकली इक्वल होनी चाहिए। फॉर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्या होना चाहिए? mc स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू h न्यू। व्हाट इज m? मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल नॉट इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल। c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? c इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। तो यहां से न्यू क्या आया? c बाय लैम्डा। पुट कर देते हैं तो क्या बना? mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये इधर ले आते हैं, एच सी बाय mc स्क्वायर। तो ये बन जाएगा c से कैंसल h बाय mc। वेयर लैम्डा क्या है यहाँ पे? डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। स्पेशल केस अगर वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव ना करे और किसी वेलोसिटी v के साथ मूव करे जो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो, इफ द पार्टिकल moves with a velocity less than speed of light, then हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी की बजाय हम क्या लिखेंगे? एम वी। और एम वी इंटू क्या होता है? लीनियर मोमेंटम पी, वेयर पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में लीनियर मोमेंटम दे रखी होगी, डायरेक्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये जो इक्वेशंस है ये किसके अकॉर्डिंग है? डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इसने ये इक्वेशन उठाई आइंस्टाइन के कंसेप्ट से, ये इक्वेशन उठाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, दोनों से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना दी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू सी। और अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम हो तो वो बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी क्या है यहाँ पे? लीनियर है मोमेंटम। तो इसका मतलब डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बनेगी। thus according to de Broglie concept, according to de Broglie concept, a wave is associated with every moving particle called मैटर वेव। उसको क्या बोला जाएगा? मैटर वेव। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वैसे ही एक वेव और आएगी, उसको हम बोलेंगे मैटर वेव। हालांकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होती है, हम डिफरेंस भी इनका करेंगे। देखो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ए पार्टिकल एंड वेव। डी ब्रोगली ने बता दिया कि एवरी मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसको मैटर वेव कहते हैं। बट फिर भी कुछ मायनों में पार्टिकल और वेव क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ये हमें भी पता है। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट की,
एक पॉइंट पे एक ही पार्टिकल आ सकता है, एक पॉइंट पे एक ही पार्टिकल आ सकता है। ए पॉइंट में कंटेन, पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखते, अ पार्टिकल ऑक्यूपाइंग अ फिक्स स्पेस। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है तो उसने कितनी जगह घेरनी है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करना है, वो फिक्स है। लेकिन अगर हम वेव की बात करें तो वेव क्या होती है, पूरे स्पेस के अंदर स्प्रेड हो जाती है। वेव इज स्प्रेड इन द स्पेस। अब अगर ये फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स। आप इसी में लिख लो, दैट इज इट इज लोकलाइज्ड। और इसकी बात करें, इट इज delocalized, it is delocalized। अब जिस पॉइंट पे एक पार्टिकल आ गया उस पे कोई दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता, लेकिन जिस पॉइंट पे एक वेव आ गई उस पे दूसरी वेव आ सकती है। क्लियर? कैसे? आपने तालाब में कोई पत्थर फेंका तो वेव्स बनती है ना, पानी के अंदर वेव्स बनती है। उसी के साथ ही आपने एक और पत्थर फेंक दिया, मतलब अगर एक पत्थर आपने यहाँ पे फेंका है तो कुछ वेव्स ऐसे बनती जाएंगी, और एक पत्थर आपने मान लो साथ में यहाँ फेंक दिया तो उसकी जो वेव्स होंगी वो भी क्या करेंगी, इनके ऊपर फॉल करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? और अगर इन पॉइंट्स की बात करूं मैं, ये जो कॉमन स्पेस है इसमें इसकी वेव भी है, इसकी वेव भी है, तो एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वेव आ सकती है, लेकिन एक पॉइंट पे एक से ज्यादा पार्टिकल नहीं आ सकते। तो क्या बना, एट ए पर्टिकुलर स्पेस, एट ए पर्टिकुलर स्पेस ओनली वन पार्टिकल will be present। लेकिन at a particular space, पर्टिकुलर स्पेस की बात करें वेव में, तो इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा वेव आ सकती है। मोर देन वन वेव शुड बी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट हो सकती है। थर्ड, किसी एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, हमें टोटल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सभी का सम कर देंगे। क्लियर है ना? 5 पार्टिकल है तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 पता चल गया, हम 5 काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर वेव्स की बात करें तो वेव्स सम करके कैलकुलेट नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज इंक्रीज होती है, अगर ज्यादा वेव प्रेजेंट है किसी जगह पे तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ क्रस्ट। तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स present at a space can be calculated by simply adding them। उनको ऐड करने से वो कैलकुलेट हो जाएंगे।
लेकिन अगर इनकी बात करें तो इनके अंदर सिर्फ क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, उनका एम्पलीट्यूड। तो इसमें लिखिए इफ मोर वेव्स आर प्रेजेंट इन ए स्पेस then their amplitude may increase होगा। तो कौन सा इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? एक वेव के ऊपर दूसरी वेव आना। अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिक्रीजेस का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सिंपली हम नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसमें सिर्फ एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ज्यादा वेव्स है तो वेवलेंथ लॉन्गर हो सकती है, एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हो, ऐड करके नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा पार्टिकल, इसके साथ हम इसका मास भी तो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है E इक्वल टू mc² है और इसकी एनर्जी E इक्वल टू hν है। कोई पार्टिकल है, पार्टिकल वर्ड आएगा तो माइंड के अंदर आएगा मास उसका, और वेव है तो मास नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। क्लियर है? अब अगर पार्टिकल की, सिंपल पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, तो उसकी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? और अगर E इक्वल टू hν है ये, और अगर वेव की बात करें तो एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सॉरी, गलत लिख दिया। E इक्वल टू mc² और इधर हो जाएगा E इक्वल टू hν। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। इट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू, ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। नेक्स्ट, मैटर वेव, it is associated with every, या A लिख लो क्योंकि ये लिमिटेशन है, हर एक के साथ वेव नहीं होती। ठीक है, अभी लिमिटेशन करवाऊंगा एंड में। इट इज एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल। सेकंड, इनको प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। सन से आती है ना रेडिएशन, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, फ्री स्पेस में आते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। लेकिन इसकी बात करें तो इसको अपने प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम की जरूरत है, और वो मीडियम कौन होगा? वो खुद पार्टिकल, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ी हुई है? पार्टिकल के साथ। पार्टिकल नहीं तो मैटर वेव भी नहीं। तो लिख लीजिए, इट रिक्वायर मूविंग पार्टिकल, या इट इज एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल। नेक्स्ट, थर्ड,
ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के साथ प्रोपेगेट करते हैं। दे लिख लो, एक लिख लो, एक ही बात है। दे प्रोपेगेट विथ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इधर क्या बनेगा? थर्ड पॉइंट इधर दे ट्रेवल विद, क्योंकि इसमें हम ट्रेवल लिखेंगे एक बार। दे ट्रेवल विद वेलोसिटी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से इसकी वेलोसिटी थोड़ा कम होगी। फोर्थ, इसकी जो वेवलेंथ है वो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ सिंपल क्या होती है? C/ν। और इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है H/P कह लो या H/mv कह लो। किसने बताई थी ये? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट। और कोई पॉइंट देखो, और कोई पॉइंट देखो इन 4 के अलावा और कोई पॉइंट आपको दिख रहा हो। ये 4 पॉइंट हो चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव के बीच में। और कोई अगर आपको दिख रहा हो, मीडियम वाला हम लिख चुके हैं कि इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। सिंपली एक मूविंग पार्टिकल के साथ जुड़ी होती है। ये ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ये स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं। इनकी वेवलेंथ C/ν है और इनकी वेवलेंथ H/mv है। और कोई एग्जांपल या और कोई पॉइंट आपको याद आ रहा हो? हाँ, अगर जब ये किसी सोर्स से निकलेगी, जिस सोर्स से ये रिलीज होती हैं, ये उसको छोड़ देती है। मान लीजिए सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रही है, यूवी को तो ओजोन लेयर रोक लेती है, बाकी तो आती है ना। तो जिस मीडियम से ये प्रोड्यूस हो रही है उसको छोड़ देती हैं आफ्टर देयर ओरिजिन। पैदा होने के बाद ये अपने उस मीडियम को छोड़ देती है, सोर्स को छोड़ देती हैं। जैसे एक मेटल के सरफेस पे अपन ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज स्ट्राइक करवाई तो क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सरेज। अब एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है तो वो दूसरी साइड जाएंगी ना, अपने उस सोर्स को क्या कर देंगी? छोड़ देंगी वो। तो लिख लीजिए 5th पॉइंट, they leave the source after their origin। जब ये बन जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, तो उस सोर्स को क्या कर देती हैं? छोड़ देती है। लेकिन ये मैटर वेव तो जुड़ी ही मूविंग पार्टिकल के साथ है, ये कैसे छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती ना, बोलो। दे डू नॉट लीव द मूविंग पार्टिकल। ये पार्टिकल को नहीं छोड़ सकती। दे डू नॉट लीव दी मूविंग पार्टिकल, साथ साथ जुड़ी हुई है, ये छोड़ सकती है। अराइज होने के बाद, ओरिजिन होने के बाद, पैदा होने के बाद छोड़ देगी उस सोर्स। नेक्स्ट टॉपिक देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, ये किसके लिए वैलिड होती है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। किसके लिए? स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए ये वैलिड होती है। लिख लीजिए, दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर, होल्ड्स गुड कह लो या इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्यों? बिकॉज द वेवलेंथ associated with
microscopic particles is large and it can be easily measured. मेजर हो सकती है. On the other hand, the wavelength associated with large और मैक्रोस्कोपिक, पहले माइक्रो था छोटा, अब मैक्रो लिख रहा हूं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इज वेरी वेरी स्मॉल. सो it is difficult to measure. अब ऐसे भी देखिए, मूविंग पार्टिकल की बात हो रही है कि मूविंग पार्टिकल उसके साथ क्या एसोसिएटेड है? वेव. अब मूव तो बस भी करती है, तो बस के साथ वेव तो नहीं होगी. अगर उसके साथ वेव होती तो बस ऐसे ऐसे जाती, फिर प्रोपेगेट करती. वो तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही है. क्लियर है? तो किसके साथ वो कह रहा है कि वेव एसोसिएटेड होती है? माइक्रोस्कोपिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के साथ. इनको हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं. एग्जांपल देखते हैं हम. एक ऑब्जेक्ट की बात करें, having mass 100 gram and moves with 60 मीटर पर सेकेंड. स्पीड उसकी ये है, मास उसका ये है. सिंपल ऑब्जेक्ट माना है जिसकी 100 ग्राम मास है और 60 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है. तो उसके साथ ध्यान दीजिए, लैम्डा क्या हो जाएगा? h बाई एम इंटू वी. तो क्या बना? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय मास 100 ग्राम है. ग्राम को कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में, तो किलोग्राम करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से. ऊपर आके क्या बन जाएगा? 10⁻³ किलोग्राम इंटू वेलोसिटी उसकी गिवन है आपको 60 मीटर पर सेकेंड. तो यहां से क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, या ये किलोग्राम है तो जूल के अंदर भी, अगर जूल की मैं बात करूं, ये होता है वर्क के यूनिट. और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यही होता है ना? यस सर. फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. इसके यूनिट्स देखें, मास के किलोग्राम, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं. एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के लेंथ है ये मीटर. क्या बने? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. और वर्क के क्या होते हैं? जूल. मतलब जूल की जगह आप ये लिख सकते हो, लिख दूं मैं यहाँ पे, सेकेंड पहले पड़ा है, मैं ये लिख रहा हूँ अलग से. किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड पहले से पड़ा है. ध्यान दीजिए, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल, मीटर ऊपर जाएगा पावर -1, पावर कितनी बची? 1. सेकेंड -1 ऊपर जाएगा प्लस का, सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर, और ये -2 पड़ा है, ये कैंसल. इसकी सिर्फ पावर कैंसिल, बचे क्या? मीटर.
वेव लेंथ, लेंथ क्या यूनिट आएंगे, मीटर। तो क्या बनेगा यहां से, लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 डिवाइड बाय, ये 10⁻³ है और ये 10⁻²है, यहां से बचा 10⁻⁻1 इंटू 60, 10⁻⁻1 को मैं 1/10 लिख सकता हूं, कैंसल, 6 क्या बचा, 1.1 इंटू 10⁻34 मीटर। वेवलेंथ जो आई है कितनी आई है, 10⁻34 मीटर, बहुत ही ज्यादा कम आई है, -34 है। और ऑब्जेक्टिव ने क्या माने, 100 ग्राम, ठीक है। मान लीजिए कोई एक क्रिकेट बॉल है, वो 100 ग्राम उसका मास है और उसकी स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए जो वेवलेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.1 इंटू 10⁻34 ये आपको करना है। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये कर लिया आप लोगों ने। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। नाउ फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, फिक्स होता है। और स्पीड हम क्या मान के चल रहे हैं, आप स्पीड ऑफ लाइट भी मान सकते हो, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट भी मान सकते हो, या सिंपल उससे थोड़ा कम भी लेके चल सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट तो है 3 इंटू 10⁸, आप उसको लेके चल लो 3 इंटू 10⁴ मान लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही मूव करे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आप थोड़ा कम मान रहे हैं। तो क्या बनेगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू h/m इंटू वी। h क्या है, 6.6 इंटू 10⁻34, यूनिट्स कट जाएंगे, दोबारा नहीं लिखूंगा। m क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी कितना है, 3 इंटू 10⁻4। तो अगर हम पावर सॉल्व करें पहले, बचा कितना, -31 4 -27, ऊपर प्लस का -34 प्लस 27, तो कितना आया, 10⁻⁻7, 6.6 बाय 3 इंटू 9.1। तो ये अगर अप्रोक्सीमेट आप लेके चले 6.6 अपॉन ये आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, एक आधा पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब ये 10⁻⁻7 यूनिट्स आएंगे मीटर, ये इजिली मेजर हो सकती है। पहले कितनी आई थी, 10⁻⁻37, देखो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, न्यूमिनेटर कम है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो पॉइंट आगे पीछे करने के लिए एक आधा पॉइंट या तो ये -6 बन जाएगा या -8 हो जाएगा, लेकिन ये इजिली मेजरेबल है। दिस वेवलेंथ कैन बी इजिली मेजर, ये इजिली मेजर की जा सकती है, क्योंकि आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻ है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻ है और 1 माइक्रोमीटर है। अब अगर ये लिखे गए हैं, अगर ये पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में इतने होते हैं 1 पिकोमीटर में, इसका मतलब वो मेजर किए होंगे ना, मेजर किए होंगे। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर मेजर करके ही तो बताया गया, तो इसका मतलब ये भी इजीली मेजरेबल है, मेजरेबल है। इसीलिए जो डी ब्रोगली कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, दिखता तो नहीं है ना माइक्रो, लेकिन ये क्रिकेट बॉल जिसका मास 100 ग्राम है, स्पीड 60 मीटर पर सेकंड, वो दिखेगी। मैक्रो है, उसके लिए वेवलेंथ बहुत ज्यादा आई है, उसके लिए ये वैलिड है बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली के लिए, कि ये
लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है, ओनली माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए वैलिड है। नोट कर लीजिए इसको, बाकी हम कल करेंगे।